नमस्कार जोहार। धमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अखबारों से किस श्रृंखला में जेपीएससी जेएसएससी की धांधलियों के बारे में जो अखबारों में दिए जा रहे हैं, ये लगातार आपको बताया जा रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी योग्यता से नहीं पिछड़ रहे हैं, बल्कि हम लोग भ्रष्टाचार से पिछड़ रहे हैं। और भ्रष्टाचार को दूर करना, उसका सबसे बड़ा इलाज है जागरूक होना। आम लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आखिर किस स्तर पे भ्रष्टाचार है। तो खबर पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। आइए देखते हैं आज की जो प्रमुख खबरें दी गई हैं। उसमें सीजीएल को लेकर है कि दुग्धा में रटवाए गए थे वहाँ पर उत्तर। जेपीएससी बैकलॉग में, जहाँ पर सिर्फ 15 सही जवाब करके छात्र पास हो गया है। सीडीपीओ में धांधली और कोचिंगों की भूमिका भी तलाशी जा रही है। सबसे पहले देखिए भास्कर की न्यूज है। भास्कर की न्यूज में है बैकलॉग के बारे में, बैकलॉग 2025 के बारे में। इसमें साफ साफ लिखा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की लगभग हर सिविल सेवा परीक्षा में भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। 45 पदों के लिए हुए जेपीएससी सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 2025 भी इससे अछूता नहीं है। इस परीक्षा में भी भारी गड़बड़ी सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि जिस अभ्यर्थी ने 100 में सिर्फ 32 सवाल का जवाब दिया और इसमें भी 15 सही मिले हैं, वो भी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया है। क्या कहा जाए इसको कि 100 में आप 15 सवाल बनाते हैं सही और आप पास हैं, तो इतना पढ़ने का क्या जरूरत है? लोग क्यों पढ़ेंगे इतना? टैलेंट इसी तरह से मर जाता है। और भी देख लीजिए इसमें। इतना ही नहीं, ओएमआर सीट, उसके मूल्यांकन और डिजिटल रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर भी कई सवाल उठे हैं। इस प्रारंभिक परीक्षा में लगातार क्रमांक वाले अभ्यर्थियों के सफल होने को लेकर भी सवाल उठे हैं और इस पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि 2 रोल नंबर के बीच में 832 रोल नंबर थे और इनमें से कोई भी अभ्यर्थी सफल सूची में नहीं था। तो इस तरह के कई सवाल हैं, लेकिन जो ये पता चल रहा है अभी कि 100 में सिर्फ 15 सवाल सही करके एक स्टूडेंट पास है। क्या पता ऐसा भी हो कि कोई एग्जामे का फॉर्मे ना भरा और पास हो गया हो, कोई ठिकाना नहीं है। जांच में कई चीज़ें अभी आएंगी सामने, देखा जाता है कि क्या क्या होता है। देखिए, जेपीएससी सिविल सेवा बैकलॉग 2025 में पैसे लेकर अभ्यर्थियों को पास कराने के आरोप लगे थे, लेकिन अभी तक ऐसे अभ्यर्थी सामने नहीं आए हैं। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में भी पैसे लेकर पीटी पास कराने की बात सामने आई है। पता चला है कि इसमें भारी रकम लेकर खेल हुआ है। खाली ओएमआर बाद में भरे गए हैं। जांच में पता चला है कि ओएमआर में जिन प्रश्नों के विकल्प खाली थे उनमें बाद में सही उत्तर के गोले भरे गए हैं। उसके अलावा ये जांचा जा रहा है कि अभय तिवारी का परीक्षा रिकॉर्ड तक पहुंच किस स्तर पर था। अभय तिवारी काफ़ी टैलेंटेड था, पूरा झारखंड को नचा के छोड़ दिया है। वहीं भास्कर में एक और न्यूज़ है, देख लीजिए। बेबल एजेंसी के कलकत्ता ऑफिस तक सीआईडी पहुंच चुकी है और जो संचालक है मिथिलेश, वो फरार है। यहीं सीआईडी को लेकर जो जांच के दौरान एक और खुलासा हुआ है कि पता चला है कि परीक्षा से एक दिन पहले 19 सितंबर 2024 को चंद्रपुरा के पास दुग्धा कोलवासरी स्थित होटल में अभ्यर्थियों को पेपर रटवाए गए थे। और इसके लिए देखिए, ये न्यू बसंत विहार, यही होटल है, न्यू बसंत विहार होटल में 4 कमरा बुक किया गया था। इस खुलासे के बाद मंगलवार को पुलिस इस होटल में भी पहुंची थी। होटल के रिकॉर्ड रजिस्ट्रार को खंगाला गया। रजिस्टर जो है और आधार कार्ड की कॉपी सहित जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में लिए गए। अब पुलिस होटल में ठहरे अभ्यर्थियों, बुकिंग कराने वाले व्यक्ति के बीच संपर्क की पड़ताल कर रही है। होटल मैनेजर चंदन सिंह ने कहा कि यह मामला करीब 2 साल पुराना है, इसलिए बिना रजिस्टर देखे ये बता पाना मुश्किल है कि कमरे किसके नाम पर बुक थे, इसमें कौन कौन लोग रुके थे, क्योंकि रजिस्टर और पहचान से जुड़ा दस्तावेज पुलिस अपने साथ ले गई है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि वास्तव में ये कमरे किसके नाम पर बुक थे और इसमें कितने लोग रुके थे। देखिए, सूत्रों के अनुसार है कि 18 सितंबर 2024 को, एक दिन पहले एग्जाम का
न्यू बसंत विहार होटल में S2, S3, S4 और S5 बुक किया गया था और 19 सितंबर को इसमें अभ्यर्थी पहुंचे थे, रटवाए गए थे और अगले दिन एग्ज़ाम दिए थे। अब पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस जगह रटवाए गए थे, अभी कई खुलासे होने बाकी हैं और रियली में ये झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत दुख की बात है, शर्मनाक बात है। खासकर यहाँ के प्रशासन को इस बात को लेकर तो शर्म आनी चाहिए कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर धांधली चल रही थी और पता कैसे नहीं चला। हमारी जांच एजेंसियां किस स्तर पे थी। जेपीएससी का एक और खबर चौंकाता है और ये वर्तमान खबर है। मतलब किस तरह से जेपीएससी में अधिकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, या फिर हो सकता है मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन ये खबर चौंकाता है। जो स्ट्रांग रूम की चाबी परीक्षा नियंत्रक के पास रहनी चाहिए, वो दूसरे को देने का आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए, इसमें जेपीएससी का नियम क्या है कि आयोग के पोस्ट प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन वर्क से संबंधित दस्तावेज में परीक्षा की हार्ड कॉपी रिकॉर्ड को सुरक्षित और गोपनीय तरीके से रखने का प्रावधान है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन रिकॉर्डों को सुरक्षित कस्टडी एवं रख रखाव के लिए परीक्षा नियंत्रक को सौंपा जाना चाहिए। लेकिन वहीं क्या दिया गया है कि नए ऑफिस ऑर्डर के अनुसार परीक्षा नियंत्रक रुद्र प्रताप ने डिप्टी कंट्रोलर सुधीर कुमार को स्ट्रांग रूम की चाबी लेने का निर्देश दिया है, जबकि स्ट्रांग रूम में परीक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेज और रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो बड़ा ही मतलब जो है ना, क्या कहा जाए, जेपीएससी को ऐसे सुधरे, ये बड़ी समस्या है। मतलब लाइलाज बीमारी की तरह से हो गया है और इसको सुधारने के लिए कड़े नियम कानून बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पे भी जो है कड़ाई की ज़रूरत हो, उसके बिना नहीं हो पाएगा। आइए और देखते हैं। डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा झारखंड की राजनीति धीरे धीरे बदल रही है और ये धीरे धीरे कुछ और सेंटर्स इसमें जो है पावर सेंटर्स बनेंगे नए। आने वाले समय में आपको पुराने दलों में और विधायकों में और राजनीतिक व्यक्तित्व में गिरावट आएगी, नए लोग जो हैं नज़र आएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। जेपीएससी का आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, बल्कि एक बदलाव है जो कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पे है। हो सकता है ये प्रशासनिक स्तर पे भी बदलाव लेकर आए। आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार किस तरह से जो है प्रशासनिक स्तर पे बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। प्रभात खबर के बाद देखिए हिंदुस्तान में जो दिया गया है खबर, वो सीडीपीओ को लेकर है। सीडीपीओ में 15 लाख तक वसूले गए। साफ साफ लिखा है कि जेपीएससी की सीडीपीओ भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। अभय तिवारी ने सीआईडी को दिए बयान में स्वीकारा है कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ख्यांगते और सदस्य अजिता भट्टाचार्य के मिलीभगत से झारखंड से बाहर के अभ्यर्थियों के हाथों सामान्य वर्ग की सीटें 15 लाख तक में बेची गई। अब वही बात है, मैंने भी मेंस दिया था लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी का जो है सारा सीट बिक चुका है। बाहर के अभ्यर्थियों के हाथों सामान्य वर्ग की सीटें 15 लाख तक में बेची गई हैं। BC1 BC2 का तो सीट ही नहीं था, या शायद BC1 का एक सीट था, BC2 का तो सीट था ही नहीं। जहाँ तक हमको याद आ रहा है BC1 BC2 दोनों का सीट नहीं था इसमें। आगे देख लीजिए कि TDPL के जरिए सेटिंग पहला नाम रजक का है और उसका इंटरव्यू बोर्ड तत्कालीन अध्यक्ष ख्यांगते का था। इसमें रामवीर सिंह के जरिए बात हुई और 15 लाख रुपए लिए गए। दूसरा नाम काजल भारती का है, जिनका इंटरव्यू बोर्ड सदस्य अजिता भट्टाचार्य के पास था और इनके पीए को 10 लाख रुपए दिए गए थे। इसके अलावा आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्णा के जरिए प्रमोद पाठक, डोली जायसवाल की सेटिंग कराई गई थी। इसमें सदस्य अजिता भट्टाचार्य मुख्य माध्यम थी। अब अभय के बयान के आधार पर सीआईडी ने साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। तो यह तो मान के चलिए कि सीडीपीओ को लेकर पर्याप्त सबूत है कि ये रद्द ही रहेगा। ये फिर से जो है आपको नियुक्ति कंटिन्यू होने नहीं जा रही है। बाद में सरकार और सीआईडी दोनों सारे सबूत रखेंगे। इतने सबूत हैं
कि वो रद्द होना तय है। जैसे आप यही जोहार लाइव में बाकायदा इसको लेकर जो है सारा डिटेल दिया गया है। देखिए इसमें नाम भी दिए गए हैं, कौन कौन सेटिंग के बारे में जानकारी मिली, जिनके बारे में सेटिंग की मिली है सीआईडी को जानकारी। तो जैसे पहला नाम तो इसमें आपको जनरल सीट में देखिए साफ साफ लिखा है कि सीडीपीओ परीक्षा में लगभग सभी जनरल सीट में झारखंड के इतर दूसरे राज्यों के लोगों का चयन हुआ है। टीडीपीएल के द्वारा पैसा लेकर सेटिंग कराए गए सफल अभ्यर्थियों में पहला नाम रजक का है, जिसका इंटरव्यू बोर्ड तत्कालीन चेयरमैन एल ख्यांगते का था, जिसमें रामवीर सिंह से बात हुई थी और 15 लाख रुपए लिए गए थे। रजक कौन रजक है देख लीजिए आप, तपन रजक नाम है। इसके अलावा दूसरा नाम काजल भारती, जिसका इंटरव्यू बोर्ड अजिता भट्टाचार्य के पास था, जिनके पीए को 10 लाख रुपए दिए गए थे। तीसरा नाम है प्रमोद कुमार पाठक, जिसकी सेटिंग कृष्णा के द्वारा कराया गया था, जो आईटीआई का प्रोजेक्ट मैनेजर था कृष्णा। चौथा नाम कुमारी डॉली जायसवाल का, इनकी सेटिंग कृष्णा के द्वारा कराया गया था और इसमें माध्यम बनी थी अजिता भट्टाचार्य। पांचवा नाम विभूति कुमार, इसका सेटिंग भी कृष्णा ने ही कराया था। छठे नाम के तौर पर स्वाति कुमार का सेटिंग भी कृष्णा ने कराया था। सातवां नाम है अंकित कुमार, इसका सेटिंग कृष्णा ने कराया था और बाकी लोगों की सेटिंग टीडीपीएल ने ही कराया था। बाकी लोगों की मतलब सब देखिए, अब ये परीक्षा का परिणाम दिया है तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है इसको लेकर। अब बात है कि जब तक अभी अजिता भट्टाचार्य उनसे पूछताछ नहीं हुई है अच्छा, वहीं दूसरे मामले में अजिता भट्टाचार्य से भी पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि अभी अजिता भट्टाचार्य का बयान नहीं मिला है। अजिता भट्टाचार्य की ओर से इस पूरे मामले पर पक्ष नहीं रखा गया है। उनके पक्ष रखने पर हम उसे भी प्रकाशित करेंगे, ये जोहार लाइव का कहना है। तो अजिता भट्टाचार्य से एक बार पूछताछ हो चुकी है, बाकी अभी देखा जाता है, हो सकता है आगे और पूछताछ होगी। तो सीडीपीओ की परीक्षा तो मान के चलिए कि ये रद्द होगा। अगर इतने सबूत के बाद भी रद्द नहीं होता है फिर तो इतना जांच का क्या फ़ायदा है जांच एजेंसियों का क्या फ़ायदा है। यही खबर जो है फिर आपको जागरण में भी दिया गया है कि जेपीएससी सीडीपीओ परीक्षा में खुलासा, जनरल कैटेगरी के सभी पद दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बेचने का आरोप। अब देखिए आपका ये है प्रभात खबर। तो प्रभात खबर में धीरे धीरे जगह कम होती जा रही है चीज़ें, क्योंकि अब सामने किस तरह की चीज़ें आएंगी उस पर निर्भर करता है। फिर भी जो है न्यूज़ तो बने हुए हैं। तो इसमें जो आपको देखिए कोचिंग संस्थानों की भूमिका खंगालने में जुटी है सीआईडी। कुछ दिन पहले ही आया है कि आधे दर्जन से ज़्यादा कोचिंग सेंटर निशाने पर है। जेपीएससी नियुक्ति घोटाले की जांच में अब सीआईडी का रडार पर कोचिंग संस्थान भी आ गए हैं। सीआईडी अब जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में उनकी भूमिका की जांच करने में जुट रही है। ऐसे रांची और हजारीबाग के 2 कोचिंग संचालकों के परिसर में छापेमारी के दौरान दस्तावेज और साक्ष्यों के आधार पर किया जा रहा है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इन संस्थाओं के माध्यम से किसी अभ्यर्थी को गलत तरीके से परीक्षा में सफल कराया गया था। साथ ही कोचिंग संस्थानों से जुड़े किन लोगों के संपर्क जेपीएससी या टीडीपीएल के निदेशक और मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के कथित सिंडिकेट से थे, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आया था न्यूज़ में आपका पतंजलि शिवांगन की पाठशाला, और इसके अलावा आपका था ये मेधा, ये दोनों जो हैं आपको वहाँ पर छापेमारी की गई थी और वहाँ से सबूत जुटाए जा रहे थे, डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं। तो अभी और भी कोचिंग सेंटर हो सकते हैं इस दायरे में आए, खासकर जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो इसके दायरे में आने की संभावना दिख रही है। और क्योंकि ऑफलाइन वाले ज़्यादा आ रहे हैं इसमें, अभी तो दोनों जो हैं ऑफलाइन पे चल रहे थे तो उसके हैं। बाकी देखा जाता है आगे क्या होता है और कितनी चीज़ें सामने आती हैं। छात्रों को अपनी मांग हमेशा डट कर सरकार के पास रखनी ही चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए हर स्तर पे, चाहे न्यूज़पेपर हो, सोशल मीडिया हो या यूट्यूब हो, कहीं पर भी, बल्कि गली के नुक्कड़ों तक में बहस होनी चाहिए कि आखिर इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए। साथ ही साथ सरकार अगर अच्छे काम कर रही है तो उसको प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए और तुरंत भी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। वेट करना होगा कि आखिर सीआईडी किस तरह से अपनी बातें
रखती है कोर्ट के सामने, क्योंकि फर्स्ट डे जब CGL हो, चाहे आपके 11 to 13 हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके लिए रिलीफ के लिए जो नियुक्त छात्र गए थे उनको रिलीफ मिल गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वेट करना होगा कि सरकार इसको बाद में CID के सबूतों के साथ किस तरह से जो है अपोज करती है, तो इंतज़ार कीजिए। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई बिल्कुल एकदम तैयार रखिए, क्योंकि आने वाले समय में कई एग्ज़ाम होंगे, या जो रद्द एग्ज़ाम है वो होंगे। दुमकुड़िया में भी अभी प्रोजेक्ट मैनेजर, CDPO इन सब की क्लासेस शुरू की गई हैं, ताकि अभी ही तैयार हो जाइए। बाद में जब एक साथ कई एग्जामिनेशन होंगे तो अपने आप को वहाँ पर बेहतर बना पाइएगा, ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा, तो ये भी है। तो अगर चाहें तो आप दुमकुड़िया ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।